हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल स्टडी प्ले आईएएस। मैं ऋचा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम एक नई सीरीज़, नया चैप्टर, नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। बहुत रिक्वेस्ट आई है मेरे कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा, तो मैं सोच रही हूँ कि ये यूट्यूब सबसे अच्छा माध्यम है जिससे आप सभी लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। अब ये याद रखिएगा आप कि ये जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, हमने यहाँ पर बेस लेके चला है क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक। लेकिन जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हो, जहाँ पर सीसैट एक बहुत बड़ा जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी मैथ्स, ठीक है। और आज हम पढ़े हैं सेट्स के बारे में। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम इसका इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं कि सेट का क्या इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि आगे आप इस मैथमेटिक्स में जो कुछ पढ़ेंगे चीज़ें, जैसे कि रिलेशंस हो गए, फंक्शंस हो गए, प्रोबेबिलिटी हो गया। प्रोबेबिलिटी तो बहुत फेमस टॉपिक है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में वो पूछा जाता है, ठीक है। तो रिलेशंस को समझने के लिए आपको सेट्स की बेसिक नॉलेज ज़रूरी है। फंक्शंस आप तभी समझ पाएंगे जब आपको सेट पता होंगे। प्रोबेबिलिटी भी आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको सेट पता होंगे। तो सेट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे आगे के जो भी सब्सिक्वेंट चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स के, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि सेट क्या है। सबसे पहले तो यही बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आप सभी ने 6th 7th 8th 9th क्लास में बेसिक चीज़ें तो पढ़ी होंगी ना, कि नेचुरल नंबर क्या होता है, आपका नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव का स्क्वायर क्या होता है। तो ये बेसिक नॉलेज तो होगी। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, इनका स्क्वायर क्या होता है, इनका क्यूब क्या होता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आगे एक लेक्चर जो है वो मैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बेसिक चीज़ों के लिए बनाऊंगी, जिसमें आपको ये डिटेल में बता दूंगी, तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएंगे। ताकि आगे, क्योंकि आपको जो पढ़ना है उसमें आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करके चलने हैं। अगर वो नहीं क्लियर होंगे तो आगे की चीज़ें भी समझ नहीं आएंगी। तो सेट क्या है, सेट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कलेक्शन का मतलब जानते हैं? जैसे किसी किसी को बहुत शौक़ होता है पेन्स का कलेक्शन करने का, कि ये पर्टिकुलर टाइप का पेन का कलेक्शन करना हमें बहुत अच्छा लगता है। किसी किसी को सिक्कों का कलेक्शन करने का बहुत शौक़ होता है, किसी किसी को नोट का कलेक्शन करने का बहुत शौक़ होता है, किसी को कपड़ों का कलेक्शन का बहुत शौक़ होता है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये सेट जो है ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, जहाँ पर हम एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऑब्जेक्ट्स, मतलब हमने एक कलेक्शन किसको बोलेंगे? अगर हमें सिक्कों के कलेक्शन का शौक़ है तो हमारे कलेक्शन में केवल और केवल सिक्के होंगे। तो इस कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है वो है सिक्के। और सिक्कों की प्रॉपर्टी क्या है कि ये एक मॉनिटरी जो थिंग है, ठीक है ना। अगर किसी को पेन का कलेक्शन का शौक़ है तो उसका भी एक स्पेसिफिक होगा कि नहीं, ये मुझे इस तरीके का, इस प्रॉपर्टी वाले पेन का जो कलेक्शन चाहिए, ये साड़ियों का कलेक्शन है। तो ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो ये एक सेट क्या है, एक कलेक्शन है जिसके अंदर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी अपनी कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, उनकी कुछ पहचान है, आप ऐसे समझ सकते हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब देखिए, किसी भी चीज़ को, जैसे आपका जो कलेक्शन है उसको लिखने का एक तरीका है। सेट्स को जब भी हम लिखते हैं तो हम ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे इस सेट में होंगे इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाएंगे, और इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को आप कॉमा से सेपरेट करेंगे। जैसे अगर ये अल्फ़ाबेट का सेट है तो A B C डॉट डॉट डॉट, जो अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे Z तक, ठीक है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, इन सबको कॉमा से सेपरेट किया हुआ है, और सारे ऑब्जेक्ट्स इन ब्रैकेट्स के बीच में ही रहेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है, सेट को हम इस तरीके से लिखेंगे। अब वेल डिफाइंड, इसमें जो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए वो ऐसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट्स नहीं, वेल डिफाइंड, यानी कि उनकी एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर हम बोलें कि हमें क्या बनाना है, सेट ऑफ
वॉवेल्स। वॉवेल्स तो आप सभी जानते हैं, AEIOU होते हैं, ठीक है। तो एक उस सेट का हमें नाम भी देना है। वो सेट आपका मान लीजिए A है, ठीक है। सेट बनाया, हमें क्या करना है, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में ही सारी वैल्यूज़ रखनी है। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, AEIOU। इन सब को हमें कॉमा से सेपरेट कर देना है। हो गया सेट तैयार। क्या है ये, इनमें ऑब्जेक्ट्स हैं, इन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है ये, और वेल डिफाइंड है, यानी कि हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि किन का कलेक्शन है ये वॉवेल्स का कलेक्शन है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको दे। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सेट को डिफाइन करने के दो तरीके हैं, रिप्रेजेंट करने के। अगर हम बोलें, हम किसी भी चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से लिखते हैं। सेट को दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। एक को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और एक को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म क्या है, जो अभी हम देख चुके हैं, उसमें क्या करना है, वही सेम एग्जांपल, सेट ऑफ वॉवेल्स AEIOU सिंपली हमने लिख दिया, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को बताते हैं, लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इसी सेट को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे कि X, एंड X क्या है, X इज अ वॉवेल। X इज अ सेट ऑफ वैल्यूज़ जहाँ पर X क्या है, एक वॉवेल है। अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हमें पता है हमारे सेट में कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी। X इज़ अ वॉवेल, वो सारे X एक हमने एक इंडिकेशन, एक साइन ले लिया कि X हैं वो वैल्यूज़, इनको X मान लिया। अब X में कौन कौन सी वैल्यूज़ आ सकती हैं, जो वॉवेल हैं। तो वॉवेल कौन कौन है, AEIOU। क्लियर हो गया। दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा और एग्जांपल्स लेके समझाया जाएगा। आगे जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम जो आपका चैप्टर है उसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आज के जो लेक्चर है उसमें हम केवल कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं टाइप। कितने टाइप के होते हैं, कई सारे टाइप होते हैं। सबसे होता है, पहला होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली, वो सेट जिसके अंदर कोई वैल्यूज़ नहीं है। इसका रिप्रेजेंटेशन हम या तो ऐसे कर सकते हैं या तो हम फाई जो है उसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं, ठीक है। फाई का मतलब होता है एम्प्टी। या तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने एक सेट बनाया, उसमें x क्या है, x स्क्वायर इक्वल्स टू -1, यानी कि x वो सारी वैल्यूज़ हैं जिनका अगर हम स्क्वायर करें तो -1 आएगा। अब ये बताइए ज़रा आप, क्या किसी का स्क्वायर करने पे माइनस में वैल्यू आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती। कैसे? आप माइनस का स्क्वायर करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, आप प्लस का स्क्वायर करेंगे तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा। क्या किसी भी केस में स्क्वायर करने पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है? नहीं। इसका मतलब है ये एक एम्प्टी सेट है, यानी कि ये जो सेट बनेगा उसमें कोई वैल्यूज़ ही नहीं रहेंगी, एम्प्टी, कोई वैल्यूज़ निकल के ही नहीं आई, क्योंकि कोई ऐसी वैल्यूज़ नहीं है जिनका स्क्वायर करने पे हमें नेगेटिव मिले। तो ये हो गया एम्प्टी सेट। एक होता है फाइनाइट सेट, नाम से ही आपको इसमें आइडिया मिल जाएगा। एक होता है इनफाइनाइट, दोनों को साथ में समझते हैं। फाइनाइट का मतलब होता है जिसमें लिमिटेड नंबर होते हैं, लिमिटेड नंबर मतलब जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसमें अनलिमिटेड वैल्यूज़ होती हैं। अनलिमिटेड वैल्यूज़ का मतलब हम काउंट नहीं कर सकते, हम काउंट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, वो वैल्यूज़ कभी ख़त्म नहीं होंगी। जैसे हम बात करेंगे सेट ऑफ नंबर्स विच आर लेस देन 10, ठीक। तो एक सेट है जिसमें नंबर्स हैं जो 10 से कम है, तो उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बस। लेस देन 10 है, इक्वल टू 10 नहीं है। वैल्यूज़ विच आर लेस देन 10
हम इसमें बोलेंगे द नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 10। आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कंडीशन है कि 10 से कम वाले नंबर्स चाहिए, हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, लिमिटेड है। अब हम इसमें बोल रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, केवल नेचुरल नंबर्स। इसमें थे नेचुरल नंबर्स बट लेस देन 10। अब नेचुरल नंबर्स तो आपके इनफाइनाइट होते हैं, 1 2 3 4 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट तक चला गया, तो वो होता है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सबसेट। सबसेट क्या होता है? नाम जो है उससे भी आप चीज़ें आइडिया लगा सकते हैं। सेट का हिस्सा, छोटा सा हिस्सा, छोटा सा पार्ट, एक होता है सब सेट। एक सेट है ए जिसमें वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4। एक सेट है बी जिसमें वैल्यूज़ हैं 3 एंड 4। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि ए की जो वैल्यूज़ हैं उनकी कुछ वैल्यूज़ किस में हैं? बी में है। तो हम बोलेंगे बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। बी किसका सबसेट है? ए का। ए का छोटा सा सेट है ये। ए एक बड़ा सेट है, उसे कुछ वैल्यूज़ को निकाल के हमने एक अलग सेट, छोटा सा सेट बना दिया, वो है सबसेट। तो बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ये है। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल सेट। अब अगर हम पढ़ रहे हैं कि एक क्रिकेट मैच है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो एवरीथिंग अंडर अ डिस्कशन, सब कुछ उस यूनिवर्सल सेट में आएगा। कि अगर हम पढ़ रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स के बारे में, तो यूनिवर्सल सेट में सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे। उसके बाद जितने भी सेट्स होते हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब अच्छे से आइडिया आ जाएगा आपको। अब इन सेट्स को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट इन द सेंस कि जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उसमें आप जो पढ़ रहे हैं उसको ड्राइंग के माध्यम से कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आपने इंडिया के बारे में पढ़ा, ये 30 स्टेट्स हैं, इतनी उसमें रिवर्स हैं, इतने ये पहाड़ हैं, नॉर्थ ईस्ट है, ये वेस्ट है। आप क्या करते हैं? आप एक मैप बनाते हैं। ठीक है, उस मैप के थ्रू आपको पूरा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक मैप बनाया, मैप में सारी स्टेट्स आपने आइडेंटिफाई कर दी, रिवर्स आइडेंटिफाई कर दी, उससे सामने देखने वाले को आइडिया मिल जाएगी हाँ ये व्यक्ति क्या बोलना चाह रहा है। सेम सेट के साथ है, यहाँ पर हम ड्राइंग का इस्तेमाल करते हैं जो न्यूमेरिकल चीज़ें हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जो भी सेट है बेसिकली। तो वो ड्राइंग में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तो हम सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल्स का इस्तेमाल करते हैं, ये। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक सेट है ए जिसमें वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5। एक सेट है बी इसमें वैल्यूज़ हैं 4 5 6 7 8। ठीक, आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों सेट में कुछ वैल्यूज़ कॉमन हैं। क्या क्या हैं? 4 और 5, 4 और 5। अब इनको अगर हम सर्कल के थ्रू, अब सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको नाम क्या है? उसको नाम देते हैं हम वेन डायग्राम। क्या नाम देते हैं? वेन डायग्राम। हमने ए को रिप्रेजेंट किया एक सर्कल से, हमने बी को भी रिप्रेजेंट किया। अब जब बी को रिप्रेजेंट करेंगे, ए को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों करेंगे? ये जो एरिया है, ये एरिया बता रहा है ये कॉमन एरिया है, ये ए में भी है, ये बी में भी है। तो ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं? कौन सी हैं? 4 और 5। उसके अलावा 1 2 3 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो केवल ए में हैं, और 6 7 8 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो केवल बी में हैं। तो ये तरीका हो गया हम अपने सेट्स को रिप्रेजेंट करने का वेन डायग्राम के थ्रू। ठीक है, डिटेल में फिर से जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। अभी आपको बस जानना है कि वेन डायग्राम ऐसे बनाते हैं सर्कल्स का यूज़ करके, और इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने सेट को। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कुछ फंक्शंस।
हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जोड़ घटाना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, सेम चीज़ें यहाँ भी पढ़नी है, थोड़ा सा नाम अलग हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन जो सेट का है वो होता है यूनियन। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दो सेट हैं, सेट ए जिसमें है 1 2 3 4, सेट बी जिसमें है 4 5 6, ठीक, कुछ कॉमन वैल्यूज़ भी लेके चल रहे हैं। अब इनका हमें यूनियन करना है, कैसे लिखेंगे? ये यूनियन का साइन है, ठीक। यूनियन का मतलब होता है अब हमारा ये जो नया सेट बनेगा उसमें वो सारी वैल्यूज़ होंगी जो ए में भी है और बी में भी है, मतलब ए और बी दोनों में जो वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ इसमें आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 6, कोई भी वैल्यू दो बार नहीं आएगी, आपको याद रखना है, हर वैल्यू एक बार आएगी। तो ए में जितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 वो आ गई, बी में जितनी वैल्यूज़ हैं 5 6 वो आ गई। अब 4 कॉमन था तो 4 को हमने एक बार लिखा है, ठीक। दूसरा जो है आपका फॉर्मूला, जो फंक्शन है वो है आपका इंटरसेक्शन का। आप इसको सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, इसमें हम कॉमन वैल्यूज़ लेते हैं। दो सेट हैं, एक सेट है ए 1 2 3 4 5 6, एक सेट है बी 2 5 6, ठीक। अब 2 4 6 ले लें, ठीक है। अब हमें इनका इंटरसेक्शन करना है, तो इंटरसेक्शन का ये साइन होता है, याद रखना है आपको। इसमें इस सेट में वो वैल्यूज़ आएंगी जो ए और बी दोनों में है कॉमन। क्या क्या है? 2 दोनों में कॉमन है, आ जाएगा, 4 दोनों में कॉमन है, आ जाएगा, 6 दोनों में कॉमन है, आ जाएगा। ये हो गया आपका इंटरसेक्शन, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो रहेगा आपका कॉम्प्लीमेंट। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, कॉम्प्लीमेंट फंक्शन के लिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। एक तो वो सेट होगा जिसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे सेट है ए तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एक कॉम्प्लीमेंट, ए के ऊपर ऐसे डैश लगाएंगे वो हो जाएगा एक कॉम्प्लीमेंट। ए सेट है 1 2 3, इसका यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर्स का 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ठीक। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अब जो नया सेट बनेगा इसमें वो सारी वैल्यूज़ होंगी जो यूनिवर्सल सेट में हैं, बस वो नहीं होंगी जो ए में है, मतलब ये वैल्यूज़ को हटा के बाकी सारी वैल्यूज़ इसमें आ जाएंगी। तो 4 5 6 से लेकर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सारे आ जाएंगे। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कि उसको हटा दो, जिसका कॉम्प्लीमेंट करना है उसकी वैल्यूज़ हटा दो, उसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ उसमें आ जाएंगी यूनिवर्सल सेट की, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन, माइनस की। a माइनस बी, बी माइनस ए। अब देखो a माइनस बी का मतलब होता है अब सेट ऑफ x जहाँ पर x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग टू b। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल तरीके से समझते हैं। a में वैल्यू है 1 2 3, b में वैल्यू है 4 5 6। अगर हम a माइनस बी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें केवल वो वैल्यूज़ आएंगी जो a में है। हम b को माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब होता है b की वैल्यूज़ नहीं आएंगी, तो इसमें आएंगी केवल 1 2 3। और हम b माइनस a करेंगे तो इसका मतलब होता है कि हम a को माइनस कर रहे हैं कि a की वैल्यूज़ नहीं आएंगी, यानी केवल b की वैल्यूज़ आएंगी, यानी कि 4 5 6, ठीक है। यानी कि डिफरेंस है आपका ये, कुल मिला के समझ आ गया होगा। हम जिसको माइनस कर रहे हैं उसकी वैल्यूज़ हटा देते हैं, जिससे कर रहे हैं उसकी वैल्यूज़ लिख देते हैं, बस ये है इसमें। तो ये फंक्शंस भी हो गए, रिप्रेजेंटेशन भी हो गया और वेन डायग्राम भी हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं सेट थ्योरी के। पहला है क्यूमुलेटिव लॉ।
दूसरा है एसोसिएटिव लॉ, तीसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाम याद रखिएगा ध्यान से, हैं सारे इजी, आप कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे तो बहुत अच्छे से याद रहेंगे। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, सिंपल सा है, अगर ए यूनियन बी है तो हम उसे बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम रहेंगी, ये है क्यूमुलेटिव लॉ। अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो उसे हम बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा क्यूमुलेटिव लॉ, जो बताता है कि चाहे ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन, प्लेस चेंज कर दो लेकिन वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, ठीक है ना। ये है आपका क्यूमुलेटिव लॉ। एसोसिएटिव की बात करें तो इसमें ये बताता है, जैसे लिखा है ए यूनियन बी पूरे का यूनियन सी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट चेंज कर दो, ए यूनियन पूरे का यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। ब्रैकेट में ए यूनियन बी फिर पूरे का यूनियन सी, तो हम इसको चेंज कर दिया ब्रैकेट, अब बी यूनियन सी के पूरे का यूनियन ले लिया ए के साथ, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ, ठीक है ना। सेम इंटरसेक्शन का होगा कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है तो हम ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं, अगर ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है तो हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, केवल ब्रैकेट का खेल है यहाँ पर, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या बता रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब याद रखना, अभी तक हम सेम फंक्शन की बात कर रहे थे, अब इसमें एक इक्वेशन में दो फंक्शंस हैं, यहाँ यूनियन भी है और यहाँ इंटरसेक्शन भी है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को हम क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी एक ब्रैकेट में, ये बीच का फंक्शन है, ये यहाँ आया इंटरसेक्शन, फिर दूसरे में फिर ए का सी के साथ यूनियन, तो ए यूनियन सी, ठीक है ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपको याद रखना है। इसको बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर आपकी एक और लॉ आता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो जब ये हम कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे अंदर का फंक्शन चेंज हो जाएगा। अंदर का फंक्शन है यूनियन, ये कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट अलग लिखेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट अलग लिखेंगे, तो ये जो यूनियन का फंक्शन है ये चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में। बस इतना है, ये यूनियन फंक्शन किस में चेंज हो रहा है, इंटरसेक्शन में। तो ये कौन सा लॉ हो गया, डी मॉर्गन्स लॉ। कॉम्प्लीमेंट को अगर हम हटा के अलग अलग कहिए दे रहे हैं तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट निकल के आएगा। तो ये आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही। जो ओवरऑल बेसिक कॉन्सेप्ट थे सेट थ्योरी से लेके वो हो गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा कल या परसों, जब भी ये नेक्स्ट लेक्चर होगा तब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आया है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, आपके क्वेश्चंस लिखिए, क्वेरीज लिखिए, आप और कौन से सब्जेक्ट्स में चाहते हैं वीडियोज़ वो लिखिए, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।